welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is jurisprudence. So guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, as always in this lecture, we are going to discuss an introduction into what jurisprudence actually means. In my upcoming lectures, we'll be discussing different definitions and meanings of jurisprudence and different schools of jurisprudence. So guys, आज के इस lecture में let's explore this word called jurisprudence. Guys, jurisprudence is a word which is derived from a Latin word jurisprudentia, which means knowledge of law or skill in law and its applicability. अब guys, jurisprudentia जो ये Latin word है, ये दो words को जोड़ के बना है, juris and prudentia. Juris का मतलब होता है law and prudentia का मतलब होता है skill और knowledge. So when you club these two words, it makes jurisprudentia a Latin word और वहीं से word आया jurisprudence. So guys, jurisprudence का मतलब हुआ skill in law और knowledge of law and its applicability. अब guys, इन दोनों words को अलग से study करेंगे ताकि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमें ये समझ आए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है और इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे. सो गाइस, ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ. अब आपको अगर मैं पूछूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या है, ईच वन ऑफ यू वुड से कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट एंड इज नॉट स्टैटिक. गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं. उसका रीजन क्या है? क्योंकि इट इज एवर ब्रीदिंग, इट इज एवर यंग एंड इन इट्स यूथ. आई होप गाइस आपको समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं. उसका यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पे जो लॉ है वो रिजिड नहीं है, वो एवर इवॉल्विंग है, वो स्टैटिक नहीं है और वो डायनामिक है. इट मीन्स कंटेम्प्रेरी लॉज आते रहते हैं, मॉडर्न लॉज आते रहते हैं एंड लॉ हैज़ टू केटर टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. इट मीन्स गाइस इन अ वे और द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऐसा है कि इट हैज़ टू कीप पेस विद द चेंजिंग पैटर्न्स एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी. तो लॉ बदलता रहता है विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी. तो गाइस, अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस बदलता रहेगा, इट मीन्स आप ये समझो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम बढ़ता रहेगा. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप लिमिटेड नहीं है. इट इज़ एवर इवॉल्विंग, इट इज़ एवर इंक्रीजिंग और बहुत ज़्यादा उसको स्कोप आज के टाइम पे हो चुका है. क्योंकि गाइस, ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम ज्यूरिस को पढ़ते हैं, यानी कि लॉज को पढ़ते हैं. लॉ का खुद का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो एवर इवॉल्विंग है. गाइस, क्लासिकल ग्रीक के टाइम पीरियड से अभी तक अगर हम 21st सेंचुरी तक देखें तो एक नई टर्म कॉइन हुई है विच इज़ मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑल्सो कॉल्ड कंटेम्प्रेरी ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो आप इस वर्ड को समझ सकते हो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी वर्ड ऐड कर दिया. इसका रीज़न यही है क्योंकि गाइस विद द चेंजिंग नीड्स एंड पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी ज्यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस इवॉल्व हुआ है. क्योंकि ज्यूरिस ने बेटरमेंट करी, एडवांसमेंट करी, वो इवॉल्व हुआ. सो डज द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड. इसीलिए उसको मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का नाम दिया गया. अब गाइस, अगर हम सेकंड पार्ट को स्टडी करें, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में समझ आ चुका है विच इज़ नॉट स्टैटिक बट डायनामिक. अगर हम सेकंड पार्ट को स्टडी करें विच इज़ प्रूडेंशिया. प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल एंड नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी. इज इट? अब गाइस, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स स्किल, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज, प्रूडेंशिया में क्या आता है, तो हम ये देखेंगे कि इसके प्रूडेंशिया में क्या आता है. सो बेसिकली कहा जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में उन्हीं ज्यूरिस को, उन्हीं लॉज को हम पढ़ेंगे जो जनरल प्रिंसिपल्स होती है, जो फंडामेंटल, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ आर बेस्ड. इट मीन्स गाइज इन द नटशेल, ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम कॉन्क्रीट स्टैट्यूट्स को नहीं पढ़ते. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, प्रॉपर्टी लॉज को, क्रिमिनल लॉज को अलग से नहीं पढ़ेंगे. इज इट? हम क्या करेंगे? जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ आर बेस्ड, अपॉन विच एक्चुअल कॉन्क्रीट स्टैट्यूट्स आर बेस्ड. इस चीज़ को समझाने के लिए गाइस आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी. आई डोंट थिंक एनीबडी विल मेक यू फेमिलियर विद दिस एग्जाम्पल, लेकिन वो एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेगी इस वर्ड को समझने में कि जनरल प्रिंसिपल्स अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ आर बेस्ड. इसका मतलब क्या है? अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब हमने स्टडी किया था, दो पार्ट्स में स्टडी किया था. जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन वन साइड, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द अदर, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीसीडेड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. पहले जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टडी की जाती है सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ते हैं. अब गाइस, अगर आपको पता होगा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने क्या देखा था, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स देखी थी. हमने ये देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन में आने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने के लिए कम से कम 2 पार्टीज़ की ज़रूरत होती है. उसके बाद अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में
वॉइड ab initio होगा। इट मीन्स गाइस इस तरीके की बहुत सारी जनरल प्रिंसिपल्स को हमने स्टडी किया था, अपॉन विच स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो बेस्ड। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बहुत सारे पढ़े, एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज एंड अलॉटमेंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वी हैव स्टडीड। लेकिन हर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट की प्रिंसिपल्स थी। इट मीन्स वो जनरल प्रिंसिपल्स थी, कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टडी करी, अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ आर बेस्ड, अपॉन विच The entire special contract is based. I hope guys आपको मतलब समझ आ चुका कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम ज्यूरिस को पढ़ते हैं, हम लॉज को पढ़ते हैं, लेकिन उन लॉज को पढ़ते हैं जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ आर बेस्ड। दोज एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉज are concrete statutes in the form of contract act, property laws and allotment laws. It means jurisprudence में हम जूरिस पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे, बट लॉज कॉन्क्रीट स्टैट्यूट्स, कॉन्क्रीट लॉज को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। और जनरल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। यू कैन को रिलेटेड विद जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम जब ज्यूरिस को पढ़ते हैं तो उसकी नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, लॉ के फंक्शंस क्या हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ज्यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस के लॉ के फंक्शंस यही है कि हम जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ते, कॉन्क्रीट स्टैट्यूट्स को नहीं पढ़ते। इसका स्कोप एवर इवॉल्विंग है, क्योंकि लॉ इन इटसेल्फ इज एवर इवॉल्विंग, इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक। और इसकी नेचर या फंक्शंस ऑफ लॉ क्या है वो आपको आइडिया लग चुका होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में फंक्शंस ऑफ लॉ इज नॉट टू स्टडी, टू मेक अ डीप स्टडी of concrete statutes. We only study general principles upon which those actual statutes or rules of law are based. I hope guys these points are quite clear to you. Jurisprudence का मतलब आपको समझ आ चुका होगा। And guys, a point to be noted is that एक और important point ये है कि the credit of recognizing jurisprudence as an independent and separate branch of legal science goes to Romans for the very first time. आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को अगर स्टडी कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट ब्रांच ऑफ लीगल साइंस, इट गोज टू रोमन्स। सबसे पहले रोमन्स ने इसको स्टडी किया। दिस इज द रीजन आज क्यों हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट ब्रांच ऑफ लीगल साइंस। अलग से एक सब्जेक्ट है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉ के सेमेस्टर्स में। एंड गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज अननोन टू द एंशिएंट इंडियन लीगल फिलॉसफी। अगर रोमन से इसको स्टार्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज अननोन टू एंशिएंट इंडियन लीगल फिलॉसफी। एंशिएंट इंडियन लीगल फिलॉसफी में भी एक हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस या इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम की एक चीज़ थी, एंड दैट हिंदू और इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस ओड इट्स ओरिजिन फ्रॉम एन एंशिएंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड धर्म। आपने सुना होगा, हमारी हिस्ट्री अगर आपने रीड करी, धर्म के कॉन्सेप्ट को आपने देखा होगा। धर्म का कॉन्सेप्ट है एंशिएंट कॉन्सेप्ट, जहाँ से हमारे यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस आया, हिंदू या इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस आया। आई विल टेल यू हाउ। क्योंकि इस धर्म का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट धर्म, धर्म का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू रिलीजन, समथिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड, समथिंग विच इज रिलेटेड टू डिविनिटी, मॉरल्स एंड एथिक्स से जो चीज़ रिलेटेड होती है। सो गाइस जब लोगों ने डिवाइन होना शुरू किया, धर्म में विश्वास करना शुरू किया, उस टाइम पे स्लोली एंड स्टेडली people basically they inculcated in themselves feelings of self discipline। एक सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन लोगों में आनी शुरू हुई। लोग थोड़ा सा काम रहना शुरू हुए, क्योंकि जब आप धर्म अपने आप को गॉड से रिलेट करते हो, किसी स्पिरिचुअल पार्ट से रिलेट करते हो, पीपल स्टार्टेड इनकलकेटिंग इन देमसेल्व्स अ सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। धीरे धीरे वो पीसफुल होने लगे, धीरे धीरे दे बिकेम अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज्ड होती गई गाइस, उसी तरीके से सोसाइटी में खुद ब खुद लॉ एंड ऑर्डर आना शुरू हुआ। जैसे ही सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर आना शुरू हुआ, वहाँ से एक टर्म आई इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस और हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि लॉ का ओरिजिन हो चुका था धर्म के कॉन्सेप्ट से। धर्म है तो रिलीजन है, डिविनिटी है। जब डिविनिटी आती है, पीपल स्टार्टेड कामिंग देमसेल्व्स, पीपल स्टार्टेड प्रॉस्परिंग देमसेल्व्स, क्योंकि जब लोगों ने काम रहना शुरू किया, प्रॉस्पर करना शुरू किया, धीरे धीरे नेशन एंड देयर सोसाइटी एज अ होल प्रॉस्पर्ड। सिविलाइज्ड सोसाइटी गेव बर्थ टू लॉ एंड ऑर्डर। जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर आया, दिस लॉ वर्ड वाज कॉइन्ड एंड दैट गेव बर्थ टू इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस और हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस। आई होप गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या नेचर है। So guys, in my upcoming lectures, we'll be discussing different definitions of jurisprudence given by different proponents of jurisprudence, and we'll also be discussing different schools of jurisprudence. So till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.